यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि अगर लाइट के सोर्सेज बढ़ेंगे तो हर जगह पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दो लाइट के सोर्स मिलकर कर सकते हैं अंधेरा। न्यूटन ने अपनी बुक ऑप्टिक्स में कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है जिनको कॉर्पस्कल्स का नाम दिया गया। लेकिन हाइगन ने कहा कि लाइट वेव्स से बनी है, जैसे पानी में वेव्स होती हैं। ये डिबेट सेंचुरीज तक चला और फिर 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूव हो गया कि लाइट वेव्स से बनी है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिस तरह से दो वेव्स के सोर्स से निकली ये वाटर वेव्स एक दूसरे को कई जगह पर बढ़ा रही हैं और कई जगह पर कैंसिल कर रही है, यही काम लाइट वेव्स भी करती हैं। डबल स्लिट के सामने रखी स्क्रीन पर दोनों लाइट वेव्स इस तरह से मिलती हैं कि दोनों का ही हाईएस्ट पॉइंट, जिनको कि क्रेस्ट्स कहा जाता है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, जिस वजह से नेट रिजल्ट और ज्यादा ब्राइटनेस होती है। लेकिन स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाने पर दोनों स्लिट से आने वाली लाइट्स को अलग रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे कि एक जगह ऐसी आती है जहां पर एक सोर्स की लाइट का हाईएस्ट पॉइंट दूसरे सोर्स की लाइट के लोएस्ट पॉइंट से टकराता है, जिससे नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है और यहां पर कोई लाइट नहीं बचती। और इस तरह से दो लाइट सोर्सेज मिलकर कर सकते हैं अंधेरा। लेकिन यहां पर एक कैच है कि ऐसा क्यों होगा कि जब दोनों सोर्स से लाइट निकले तो उस वक्त दोनों ही सेम स्टेट पे हों, यानी कि दोनों सोर्स एक टाइम पर एक ही वेव एमिट करें। जैसे इन वाटर वेव्स के केस में एक ही आदमी दोनों वेव सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से इतना ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन दो लाइट बल्ब्स को कौन कंट्रोल कर सकता है इतने बारीक लेवल पर? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी एक इसका ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है कि दो स्लिट्स के पीछे एक छोटा स्लिट लगा दिया जाए, ताकि दोनों स्लिट्स पे उस स्लिट के सोर्स से ही आने वाली लाइट बचे और इस तरह से ये दोनों लाइट एक दूसरे से लिंक्ड होंगी। और इस तरह के सोर्सेज को कहा जाता है कोहेरेंट या फिर कंसिस्टेंट सोर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। आपने देखा होगा कि वेव को इस तरह के डायग्राम से या ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव ऐसी होती नहीं है। ये एक तरह से रुकी हुई वेव है, यानी कि अगर हम टाइम को स्टॉप कर दे तो वेव ऐसी दिखेगी। बेस्ट एग्जांपल है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स में क्या होता है कि ये जो है क्रेस्ट, यानी कि वाटर ऊपर है अपने नॉर्मल सरफेस से। अगर ये सरफेस वाटर का सरफेस है तो कुछ पार्ट में वाटर ऊपर है और कुछ पार्ट में वाटर नीचे है। इस तरह से वेव्स आगे बढ़ती हैं। तो ऑब्वियसली कभी आपने देखा होगा कि वाटर ऐसे चलता रहता है, मीन्स वेव जो है वो ऐसे चलती रहेगी। ये वेव है, ये मूवमेंट वेव है। और किसी भी टाइम एक तरह से ये डायग्राम वेव का स्क्रीनशॉट है। ओके। अब अब हम देखते हैं कि जैसे स्क्रीनशॉट क्या है, मतलब टाइम को रोक दिया। ऐसे ही अगर हम पोजीशन को रोकें, यानी कि किसी एक पॉइंट को देखते हैं, मान लो मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, यहां पर वाटर क्या कर रहा है, यहां पर वाटर कहां पर है? इतनी डेप्थ में, इतनी डेप्थ में यहां पर वाटर है। इस पे हम ऐसे कर लेते हैं, यहां से हमें दिखेगा वाटर का पार्टिकल यहां है। अब जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी, वाटर का पार्टिकल नीचे पहुंच गया। मैं मार्क कर देता हूं, सबसे पहले वाटर यहां था, थोड़ी देर बाद वाटर, यही वाटर का, क्योंकि वेव आगे बढ़ी है, वाटर का पार्टिकल यहीं पर ओसिलेट कर रहा है, तो अब ये यहां पहुंच गया। ऐसे ही वेव और आगे बढ़ेगी, थोड़ी देर में ये यहां भी आएगा, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऊपर भी चला जाएगा यहां पर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एस एच एम कर रहे हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वाटर के पार्टिकल का डिस्टरबेंस हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो कि एस एच एम की इक्वेशन होती है। इसमें ए क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन जो वाटर का पार्टिकल जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ये मेन पोजीशन है, तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इस तरह का ये ऑसिलेशन कर रहा है।
ओके, तो हम एक केस लेते हैं जो कि हमें हमारे जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं उनको समझने में ईज प्रोवाइड करेगा। ये है सोर्स वन, ये है सोर्स टू। किस चीज के सोर्स हैं ये? वेव्स के। और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि वो वो पाथ, यानी कि इस पे कोई भी एक पॉइंट पी लेंगे हम, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। तो इस वेव के कारण जो डिस्टरबेंस है इसको y1 बोल देते हैं। ये हो गया एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, कूल। ऐसे ही इस वेव के कारण y2। और हम आसानी के लिए, ताकि मैथ्स हमारी समझ में अड़चन पैदा ना करे, इसलिए y2 को भी a, यानी कि सेम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम सेम मानते हैं ताकि हम समझ पाए। तो ऐसे केस में y नेट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम। अब y1 वेक्टर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो हमें पहले तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो y1 क्या होता है? ये वाटर वेव्स हैं, ऐसे चल रही हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल वेव फ्रंट्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें जो पानी का डिस्टरबेंस है वो ऐसे हो रहा है, ऊपर, फिर अंदर पेज के अंदर, फिर पेज के बाहर। तो इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं, ये वाली जो कि पेज के बाहर है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो y1 इस डायरेक्शन में, ऐसे ही y2 का भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए वेक्टर सम में हम इनको दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2a साइन ओमेगा टी। अब एक पॉइंट ये आप याद रख लो कि एक इंटेंसिटी होती है जो हमें दिखाई देती है, लाइट की इंटेंसिटी या फिर वेव वेव की इंटेंसिटी। वेव का तो हमें वाटर वेव्स का तो हमें एम्पलीट्यूड भी दिखाई देता है वैसे, तो वो डबल हो रहा है। और इंटेंसिटी ये लाइट के केस में काम आएगी, बट इसका फॉर्मूला वही है, सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है कि लाइट के केस में हमें एम्पलीट्यूड नहीं दिखता, हमें इंटेंसिटी दिखती है, यानी कि वो जो लाइट कितनी ब्राइट है वो चीज देख पाते हैं हम। इसलिए ये कैलकुलेशन अभी हम कर लेते हैं वाटर वेव्स के लिए भी। तो ये 2a एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a यहां से दिख रहा है हमें। तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। लेट्स जस्ट से कि एक पॉइंट P2 है, यहाँ पे सोर्स वन की वेव पहुंची और सोर्स टू की वेव पहुंची। फिर से इसी पे आ जाओ। ठीक है, ये एक वेव और ये दूसरी वेव। ओके। दोनों ने इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, यहां से शुरू हुई ए साइन ओमेगा टी, ये यहां से शुरू हुई। एज लॉन्ग एज दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, तो हमें दिख रहा है कि भाई दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी है उतनी ही वैल्यू और प्लस में ही इसकी भी है, तो इसलिए ये जुड़ेंगी। लेकिन अगर ये यहां से शुरू होती, यानी कि कितना पहले, ये लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ, ये हाफ वेव लेंथ। हाफ वेव लेंथ पहले अगर ये शुरू होती है वेव, यानी कि अब क्या है, अलग पाथ ट्रेवल कर रही हैं दोनों वेव्स, तो इसने इतना पाथ ज्यादा ट्रेवल किया, उससे क्या होगा? और मान लो ये हमारा पॉइंट मीडियम का, हम ये वाला ही कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। तो क्या होगा? तो ये वेव अब इस तरह से इससे मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जीरो, इस वाले का भी जीरो, तो नेट यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि वेव तो टाइम के साथ मूव करेगी, थोड़ा और आगे जाने पर हमने देखा कि ये वाली वेव कह रही है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाली कह रही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में, इनका सम फिर से जीरो। ऐसे ही टाइम में और आगे बढ़ते हैं। तो हम टाइम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे,
हमें यही देखने को मिलेगा कि जितना ही ये पॉजिटिव कह रहा है उतना ही ये नेगेटिव कह रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो वाई नेट हो जाएगा उस केस में, अब इस पे आ जाते हैं दोबारा से, यानी कि अगर पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा है, यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ है, या फिर कोई भी ओड नंबर इंटू लेमडा बाई 2 है, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई नेट विल बी जीरो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर 2a की जगह जीरो होगा। तो हमने देखा कि आइडेंटिकल सोर्सेज होने के बाद भी किसी भी पॉइंट पर जब वेव्स इंटरफियर करती हैं तो एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डबल ही हो। अभी हमने देखा कि जीरो भी हो रहा है एक जगह पर। तो यानी कि जनरल केस में फॉर्मूला बनाए तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि सोर्स वन, मतलब एसएचएम तो हो रहा है डेफिनेटली, ये दोनों ही एसएचएम की इक्वेशंस हैं, ठीक है। लेकिन दोनों सोर्सेज में एक एंगल का डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से कि जो दूसरे की जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले की डिस्प्लेसमेंट से अलग हो सकती है किसी एक गिवन टाइम पर, इसलिए ये एक टर्म फाई ऐड हो गया, ठीक है। अब ये फाई का पाथ से क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। देखो, जो वेव पोजीशन में कर रही है वही टाइम में भी करती है, यानी कि ये जैसे दो वेव्स हैं, इसने क्या किया, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया लैम्डा बाय 2 का, लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा पाथ, लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, जिस वजह से इसमें अगर हम इसको एज ए साइन का ग्राफ देखें तो 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस आ गया, यानी कि फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया, जिस वजह से साइन ओमेगा टी प्लस 180 बन गया माइनस साइन ओमेगा टी, और जिस वजह से y1 प्लस y2 हो गए जीरो, जो कि हमने देख भी लिया कि हर जगह पर ये कैंसिल कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। ऑल्दो ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं दो सोर्सेज की, तो उनके पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस से, यानी इस फाई से एक फॉर्मूला के साथ रिलेट किया जा सकता है। वो फॉर्मूला इसी में क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, इसमें लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, जिस वजह से एंगल्स में डिफरेंस आ गया 180 डिग्री का। इसको आप एज एंगल्स भी मान सकते हो, लेकिन ये सिर्फ किस केस में है, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों सोर्सेज की। तो हमने देखा कि ये 180 180, अभी एज लॉन्ग एज इनमें पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, या फिर पाथ डिफरेंस इतना है कि पूरा का पूरा एक वेवलेंथ कवर कर चुकी है, तो फिर से फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि फिर से सेम एसएचएम करेंगे दोनों के दोनों। तो यानी कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन दिख रहा है हमको। वो क्या है कि पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय फेज डिफरेंस इक्वल होता है लैम्डा बाय 2 पाई के। या तो ये फार्मूला याद रख लो या फिर ऐसे ही देख लो, इसी से दिख जाएगा आपको कि देखो, एज लॉन्ग एज पाथ डिफरेंस नहीं है तो दोनों एसएचएम सेम है, या फिर पाथ डिफरेंस 2 पाई का है तो भी दोनों एसएचएम सेम है। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस पाई का है, सॉरी फेज डिफरेंस पाई का है, तो दोनों एसएचएम उल्टे हो गए, यानी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, जस्ट ये याद रखना है कि इस टर्म को, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फेज, और इस जो साइन के अंदर है, और इनके डिफरेंस को बोलते हैं फेज डिफरेंस। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे यहां पर पाथ डिफरेंस
फिर यहाँ लिखेंगे फेज डिफरेंस, फिर हम लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसको कि एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर डायरेक्टली इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में हम लिखेंगे व्हाट वी सी, हमें क्या दिखाई देगा। इसमें केस ले लेते हैं जब पाथ डिफरेंस 0 हो, जब पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का हो, और जब पाथ डिफरेंस कोई भी जनरल सी टर्म डी, मतलब कुछ भी हो। और एक स्पेशल केस लेंगे हम, जो हमने लिया ही नहीं अब तक, कि भाई फ्रीक्वेंसीज अगर अलग हो तो क्या होगा। ओके, जब पाथ डिफरेंस होगा 0 तो फेज डिफरेंस भी होगा 0। जब पाथ डिफरेंस होगा λ/2 तो फेज डिफरेंस होगा, हम तो अपने ग्राफ से भी देख सकते हैं भाई, ये देखो, जब पाथ डिफरेंस λ/2 का है, लैम्डा बाई, देखो ये तो 0 हो गया, पाथ डिफरेंस λ/2 का है तो आउट ऑफ फेज हो रहे हैं, तो यानी कि 180 डिग्री पाई। और जब कोई डी है तो उस टाइम फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, और जब पार्ट डिफरेंस होगा डी तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डी बाय फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डी बाय लैम्डा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई डी बाय लैम्डा। ओके, इंटेंसिटी के साथ क्या हुआ, जब पार्ट डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो इंटेंसिटी हमने देखा था 4I0 हो गई थी। ओके, और यहाँ पर इंटेंसिटी हो गई थी 0। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, ओके, व्हाट वी सी, वाटर वेव्स के केस में क्या दिखता है हमें कि भाई एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, लेकिन यही कैलकुलेशंस लाइट के केस में भी है। इसलिए लाइट के केस में क्या दिखेगा कि भाई ब्राइट प्लस ब्राइट, मोर ब्राइट तो है ही, लेकिन डबल द मोर ब्राइट, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इंटेंसिटीज ऐड हों, लेकिन इंटेंसिटीज तो यहाँ पर 4 गुना हो गई हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा हमें, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फार मोर ब्राइट देन यूजुअल। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्कनेस दिखेगी हमें। यहाँ पर क्या दिखेगी, ये तो एक जनरल सा केस है, इट कैन बी एनीथिंग, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि हम ये जनरल के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड। तो जनरल एम्पलीट्यूड क्या होता है वो कैलकुलेट करना हमें, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ये जो दो इक्वेशंस दिख रही हैं, y1 इज इक्वल टू ए साइन, ये जनरल है, इनको ऐड। देखो इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन सी प्लस साइन डी। करने को ये फेजर्स से भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो आप अल्टरनेटिंग करंट में जब आप ट्राई करोगे तो कर लेना। बट ये तो इजी है, क्योंकि हमने इजी केस ही लिया है। तो ये बन जाएगा, इसको यहीं कर देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि कोस ऑफ सी माइनस डी, ओमेगा टी माइनस फाइव, कोस ऑफ माइनस फाइव भी प्लस ही होता तो कोस फाइव बाई 2 हो गया, और साइन हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। करके देख लेना खुद, नो बिग डील, सीधा सीधा ट्रिगो का फॉर्मूला है, और ए तो कॉमन आ जाएगा तो 2a। तो यहाँ से ये पार्ट एम्पलीट्यूड दिख रहा है अब हमें रिजल्टेंट का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2, यानी कि 4 टाइम्स ओरिजिनल इंटेंसिटी multiplied by cos square 5 by 2, 4 times cos square 5 by 2 into original intensity। ओके, और यहाँ पर क्या दिखेगा, what we see, वो तो फिर इसके ऊपर है ना, ये जो वैल्यू आएगी। अब क्या पता, जब फाइव, अब देखो अब ये वैल्यूज दोबारा पुट कर सकते हो आप फाइव की, ये फाइव है, फाइव इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कोस ऑफ 0 क्या होता है 1, कोस 0 1 हो गया तो 4I0, बिल्कुल सही है 4I0 आ गया। अगर पाई पुट करेंगे, कोस ऑफ पाई बाई 2 होता है 0, तो ये आ गया 0, बिल्कुल सही है, हमने जनरल टर्म निकाल लिया है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें दिखेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि हम वाटर वेव्स में देख चुके हैं। अब आता है कि भाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो तब क्या होता है, क्योंकि देखो अब एक क्वेश्चन आपने मिस कर दिया इसमें, वो ये है कि भाई दो लाइट मिलकर 4I0 बनाते तो हमने देखा ही नहीं, और दो लाइट मिलकर 0 बनाते हुए भी हमने नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा कि भाई लाइट प्लस लाइट डार्क होता है।
तो सबसे पहले तो भाई आपकी जो भी ये थ्योरी चल रही है कि भाई लाइट वेव होती है और ये होते हैं, ये पहले ये तो प्रूव करो भाई कि लाइट आई प्लस आई इक्वल टू 2 आई क्यों देती है। हमें क्यों नहीं दिख पा रहे आज तक पैटर्न, हमें क्यों नहीं दिखे भाई? 1801 2 में जब यंग ने देखे तभी क्यों दिखे, पहले क्यों नहीं दिखे? ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपकी थ्योरी ये प्रूव करे कि भाई ये देख पाना मुश्किल है। तो ओके, अब हम करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फाई है, फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। अब क्या है कि जब जैसे ये एसएचएम है, एक एसएचएम ये है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला एसएचएम अगर मैं लेके आऊं, कहाँ गया मेरा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला एसएचएम? ये है, देखो। अब देखो इन दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो ये अगर कहीं पर एसएचएम कर रहा है यहाँ पर मान लो, तो देखो कोई लिंक है? जैसे जैसे ये टाइम के साथ आगे बढ़ेंगी इनमें कोई लिंक नहीं होगा। अभी देखो ये यहाँ पे जीरो हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो रही है। अब हाफ वेवलेंथ आगे बढ़े तो देखो ये तो जीरो है लेकिन ये नेगेटिव में पहुंच गई। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये जब तक सेम नहीं होंगे तब तक वो कांस्टेंट बरकरार नहीं रहेगा। तो इसलिए जब फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं तो जो फेज का डिफरेंस है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया। फेज का डिफरेंस वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। जैसे अभी अभी ये आउट ऑफ फेज हैं, थोड़ी देर बाद ये आउट ऑफ फेज नहीं रहेंगे, कभी ये इन फेज भी आ जाएंगे, कभी ये फिर से आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे, तो चेंज होता रहेगा। तो यानी कि जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर यानी कि जो इंटेंसिटी जो कि हमें दिखती है लाइट की वो हो गई कोस स्क्वायर फाई बाई टू आई नोट। ये जो है ये है, क्या है ये? फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसीज होती है ना वो बहुत फास्ट होती हैं, सी वी कांट इवन सी, इतनी तेज से ओसिलेट करती है। तो ये कोस स्क्वायर फाइव बाई टू की वैल्यू भी इतनी तेज से ओसिलेट होगी, तो हमें जो दिखेगा वो दिखेगा टाइम एवरेज। जैसे स्कूल में बच्चों के मार्क्स की एवरेज निकालते तो वो बच्चों वाली एवरेज हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज, ऐसे ही टाइम एवरेज। तो यानी कि हम इसका एक पूरे टाइम इंटरवल में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर फाइव बाई टू डी टी जीरो टू टी बाई टी, ये होगी टाइम एवरेज। इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो ये आएगी 1/2, 1/2। तो कोस स्क्वायर फाइव बाई टू की तो हमें जो दिखती है वो होती है एवरेज इंटेंसिटी, और वो दिखेगी 2 इन 4 × 1/2 हो गया 2 आई नोट। यानी कि लाइट की सिंपली ब्राइटनेस ऐड हो गई, और ये कहां पर दिखेगी? हर जगह। मेन पॉइंट ये था, हमने देखा फाई अब कुछ भी हो फाई से मैटर ही नहीं कर रहा, हमें बस 2 आई नोट दिखेगी और यही हमें दिखता है। इसलिए 1800 सालों तक कभी पता नहीं लगा कि भाई आई प्लस आई 4 आई भी हो सकता है। आई प्लस आई ऑन एन एवरेज 2 आई नोट होता है। तो हमें चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, ऐसा कुछ भी देखने के लिए हमें लाइट कैसी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी की। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं, यानी कि दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो इनको कहते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज। अब फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो क्या होगा कि जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो कोहेरेंट सोर्सेज की आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, बेस्ट है ये। फेज कांस्टेंट नहीं सॉरी, फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आपसे पूछे कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, तो कोहेरेंट सोर्सेज को आप बता सकते हो कि भाई जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, या फिर आप उसी का सेम मतलब यही है कि भाई जिनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी दोज हु हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद टाइम। कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, देखो अलग अलग पोजीशंस पर फेज डिफरेंस अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस, लेकिन टाइम के साथ चेंज ना हो। क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो हमें क्या दिखती है? एवरेज। लेकिन टाइम एवरेज हमें दिखता है, तो टाइम एवरेज जब चेंज ही नहीं हो रहा तो हमें
जहां डार्कनेस है वहां डार्कनेस ही रहेगी, जबकि जब टाइम के साथ फाई चेंज होता रहेगा वहां पर कभी ब्राइटनेस हो जाएगी, डार्कनेस बहुत फास्ट फास्ट होगी, तो हमें सिर्फ 2 आई नोट दिखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई लाइट के केस में जब इक्वल फ्रीक्वेंसीज कभी दिखने को ही नहीं मिलती, तो पहला क्वेश्चन है कि भाई क्यों नहीं मिलती, और दूसरा मत क्वेश्चन है कि भाई यंग्स ने कैसे देखी, मतलब जिसने भी पहले देखी उसने कैसे देखी। तो देखो, मिलती इसलिए नहीं लाइट के केस में, जैसे ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। लाइट एमिट कैसे होती है? लाइट एमिट होती है जब आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ भी जो अपनी एनर्जी लेवल चेंज करता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है या फिर फोटॉन्स एमिट करता है। वो सब बाद की बातें हैं। इवन मेन चीज ये है कि भाई इनका और इनका कोई लिंक नहीं है। इवन इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी कब करेंगे, उसका भी कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से तो आप इक्वल फ्रीक्वेंसी की या फिर सेम फेज कांस्टेंट की लाइट ले पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी तो कब एमिट करेगा वो फिक्स नहीं है, तो फिर उस वजह से फेज कांस्टेंट नहीं रहेगा टाइम के साथ, तो फिर से आप नहीं देख पाओगे पैटर्न। तो यंग्स ने एक जीनियस प्लान बनाया। प्लान ये था कि सोर्स को तो मैं यहाँ रखूंगा, लाइट ऐसे कैसे भी आती रहे, मेरे काम की लाइट रहेगी ये वाली, इस छोटे से सोर्स से जा रही है जो, और फिर इसमें और इसमें जा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो लाइट यहां से आई वही लाइट इधर भी पहुंच गई, तो वो हमेशा फाई कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। तो ये जीनियस प्लान बनाने के बाद देखो, अब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां से इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। रियल लाइफ में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, हमें ये डार्क डार्क उसमें चाहिए, डार्क बॉक्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ से तो अभी स्टार्ट हुई है कि हाँ इंटरफेरेंस हो सकता है। हमें ये दिखेगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो ऑब्वियसली टाइम एवरेज वाले पार्ट पे, लेकिन वो तो हमने हटा दिया है सेम सोर्स लेके। अभी भी दिखेगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, मान लो ये ब्राइट स्पॉट है और ये डार्क स्पॉट है, इनकी विड्थ कितनी है, क्योंकि हमारी आंख हर तरह की विड्थ को तो देख नहीं पाती, माइक्रोस्कोप तो है नहीं हमारी आंख। तो इसलिए और भी चीजें होती हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट फिनिश करने के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो कि वो चीजें हैं, जैसे कि एक तो ये जो ये डिस्टेंस है स्लिट का डी, ये इस डिस्टेंस से, यानी कि स्लिट से स्क्रीन के डिस्टेंस से बहुत छोटा है, यानी डी फार फार लेस देन डी। एक कंडीशन ये है। ये क्यों है ये हम कर लेंगे। दूसरी, ये जो स्लिट विड्थ है, इसको डब्लू बोल देता हूं मैं, स्लिट की जो विड्थ है डब्लू, दिस इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वाला पार्ट हम करेंगे डिफ्रैक्शन में। जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि भाई ये क्यों चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए। दूसरा हो गया ये। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बस ये फॉर्मूलाज चाहिए जो जनरल केस के हमने बनाए थे। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो रही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूलाज रह गए काम के। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो देखो देखो, ये वाले पाथ डिफरेंस डी है, तो फेज डिफरेंस ये हो जाएगा, फेज डिफरेंस ये है तो इंटेंसिटी ये हो जाएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो अब करते हैं हम कैलकुलेशन। ये आसान है, अब तक भी आसान ही रहा है, कुछ मुश्किल नहीं था अब तक भी। अब और आसान है, ये है स्लिट 1, स्लिट 2, स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ है, डी। देखो माइंड में ये इमेज रखना कि पानी वाला ही है, सारा सारा सिस्टम ही पानी वाला है। देखो पानी में क्या था, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे थी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव आ रहा था, फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आ रहा था।
तो ऐसे कुछ स्क्रीन अगर हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर ब्राइट बनेगा, डार्क ब्राइट ऐसा ही बनेगा। तो अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही हम बता सकते हैं कि स्क्रीन दूर जाएगी तो स्लिट फ्रिंज के विड्थ के साथ क्या होगा। आप खुद सोच के देखो, आप पास आ गए स्क्रीन में तो फ्रिंज विड्थ कैसे हो जाएंगे, छोटे 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 छोटे। दूर चले गए तो बड़े 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 बड़े। कूल। ये तो यहीं से हो गया, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। ओके, कोई एक जनरल पॉइंट ही लेंगे क्योंकि अब हम बच्चे तो रहे नहीं जो यहाँ वाला पॉइंट पे देख के बताएं कि भाई कंस्ट्रक्टिव होगा, पता ही है वो तो। हम सीधा ये पॉइंट लेंगे और सीधा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे अब, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डी, इस डी से। तो हम ये मान लेंगे कि ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। पैरेलल, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, पैरेलल है तो इक्वल भी होगी। ये लाइन इक्वल होगी तो पाथ डिफरेंस बच गया ये। अब ये भी मान लेंगे कि भाई ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल, ये वाला, ये एंगल थीटा। अब मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। ये एंगल थीटा, इवन ये एंगल भी थीटा। अगर आपको समझ में आया तो समझ में आया, वरना दोबारा बनाता हूँ मैं। D1 D2, ये हो गया डी। देखो, पॉइंट पी, पॉइंट पी, ये एंगल की बात कर रहा था, ये थीटा। ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये थीटा, ये डी। और ये आ गया यहाँ पर, यहाँ डी। अब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये एंगल। तो ये हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी डी कोस थीटा और ये लेंथ हो जाएगी डी साइन थीटा। ये तो वेक्टर में कितनी बार किया है, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस आ गया हमारा, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा आ गया। पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा। जब पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के इक्वल होता है या फिर जीरो के इक्वल होता है तो वहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें अब ये है हमारी स्क्रीन। अब मुझे ये बताओ, और ये है दो स्लिट्स, ठीक है, ये बिल्कुल इनके बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पार्ट। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली ही बता सकते हो ब्राइट होगा। मुझे ये बताओ फर्स्ट डार्क कहाँ होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, मुझे ये बता दो, ये डिस्टेंस कितना है फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फ्रिंज बोलते हैं इनको। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ कितना होगा, ये लेंथ। देखो, एंगल तो मैं डायरेक्टली, आप डायरेक्टली बता सकते हो किस एंगल पर होगा फर्स्ट। देखो, पार्ट डिफरेंस जहाँ पे λ/2 होगा वो होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और जहाँ पर 3λ/2 होगा वो होगा सेकंड डार्क फ्रिंज। ऐसे ही 2n-1 λ/2 जहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा वो होगा nth डार्क फ्रिंज। दैट इज कूल। यानी कि nth डार्क फ्रिंज की डायरेक्ट इक्वेशन बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो गई 2n-1 λ/2। 2n-1 क्या होता है, ओड नंबर का फॉर्मूला है यार। n1 डाला 2-1 1 हो गया, n2 डाला 4-1 3 हो गया। ओड नंबर का फॉर्मूला है। डी साइन थीटा 2n-λ/2। इससे क्या आ गया आपके पास, एंगल्स। वो एंगल्स आप बता सकते हो कि भाई साइन थीटा जहां पर 2n-1 λ/2d होगा वहां पर होगा nth डार्क फ्रिंज। लेकिन अब ये फार फार है ना, ये ज्यादा दूर है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर कह देते हैं हम, जहां पर थीटा बहुत स्मॉल होगा। थीटा स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि ये डी और ये डी में फार 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 बड़ा है ये वाला डी। तो इसलिए टेन थीटा परपेंडिकुलर, यानी कि ये लेंथ y बाय बेस डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2। तक कितना सिंपल है यार, λ/2d। तो y की वैल्यू आ गई, nth डार्क फ्रिंज की वैल्यू आ गई 2n-1 λ/2d इंटू कैपिटल डी। आई होप ये लाइन बीच में दुखी नहीं कर रही हो आपको।
यहाँ लिख देते हैं यार, दूसरे कलर से लिखेंगे। वाई इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ का, अरे ये तो चल ही नहीं रहा, ये वाला लिखते हैं। वाई इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी? तो देखो, ये जो ब्राइट फ्रिंज है यहाँ बन रहा है, इसके इधर डार्क है और इसके इधर डार्क है, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? इस लेंथ का डबल। तो यानी कि ये 2 हटा दो यहाँ से, मतलब इसको डबल कर दो, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया आपके पास। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो गया? 2n-1 लैम्डा डी बाय डी। लेकिन n की वैल्यू 1, क्योंकि हमने फर्स्ट डार्क्स लिए है ना, तो n की वैल्यू 1, 2 - 1 1, यानी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही कोई भी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो आप, सारी बराबर हैं वैसे, कैलकुलेट करके देख लेना, मिल जाएगी। तो डार्क फ्रिंज आपको पता लग गई। ऐसे ही फिर फर्स्ट ब्राइट निकाल लो, इसमें क्या है, ये है यहाँ से, ये डार्क है, तो इसके इतना ऊपर कहीं पर फर्स्ट ब्राइट भी होगी। फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस शुड बी 1 लैम्डा इंस्टेड ऑफ हाफ लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस क्या है? और डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो कर देते हैं भाई, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा आ गया लैम्डा बाय डी। डी साइन थीटा, वैसे अगर nth के लिए ही निकालना है डायरेक्ट, तो n लैम्डा ही लिख लो ना। n लैम्डा आ गया, साइन थीटा आ गया लैम्डा बाय डी, n लैम्डा बाय डी। साइन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, क्योंकि पार पार, इसलिए y बाई डी बन गया n लैम्डा बाई डी। ओके, तो यहां से y की वैल्यू आ गई nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा बाय डी इंटू डी। nth ब्राइट फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, nth डार्क फ्रिंज, सॉरी nth ब्राइट फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज। बस अब एक चीज रह गई जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई इंटरफेरेंस पैटर्न को पक्का नहीं करता यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जस्ट टाइम वेरिएशन को हटा देता है, लेकिन हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे उसके लिए कुछ और चीजें भी होती हैं। ऑब्वियसली यंग्स डबल स्लिट कोहेरेंट तो बना ही देता है सोर्सेज को, दैट्स गुड, बट ये भी जरूरी है। पैटर्न देखने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा होता है डी कंपेरेबल टू लैम्डा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा होता है दोनों लाइट्स का एम्पलीट्यूड नियरली सेम या फिर सेम ही हो, क्योंकि वरना डार्क कैसे दिखेगा? कैंसिल आउट इक्वली नहीं कर पाएंगे। मान लो एक 5 है, एक 4.9 है, तब तो कैंसिल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डार्क दिखेगा। लेकिन एक 5 है, एक 15 है, तो ना तो डार्क ब्राइट, तो आपको शायद थोड़ा ब्राइट दिख जाएगा पहले से, डार्क भी थोड़ा डार्क दिखेगा, लेकिन कंप्लीट डार्क नहीं दिखेगा आपको। तो मैजिक दिखना है ना, तो एम्पलीट्यूड नियरली सेम। फोर्थ, ये जो कैपिटल डी है वो फार फार ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये क्या है? स्लिट विड्थ। ये वाला डी क्या है? ये है स्लिट विड्थ एक्चुअली। ये डी क्या है? दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ओके। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, यानी कि लाइट का, वैसे देखो फ्रीक्वेंसी सेम है तो लाइट तो मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक अपना पर्पज है कि हम और कलर्स ना दिखे, क्योंकि और कलर्स की वेवलेंथ अलग होगी, तो उस वजह से उनके फ्रिंजेस अलग जगह पर बनेंगे, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं, तो फिर हमें अच्छा पैटर्न नहीं दिखेगा, रेनबो रेनबो टाइप दिखेगा। वैसे आप बता सकते हो कि भाई मान लो व्हाइट लाइट गई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो स्क्रीन पर सबसे पहला कलर क्या आएगा? थिंक अबाउट इट। ऐसे बनेगा विबग्योर, या फिर उल्टा बनेगा विबग्योर, VIBGYOR, मतलब
अगर मान लो हमें रेनबो टाइप दिख रहा है तो रेड किधर होगा, पहले या बाद में? इसके बारे में खुद सोचना। एंड यस, कोशिश करो कि अभी जो भी कुछ आपने सीखा इसको 5-10 मिनट दो और किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करनी है चीजें, ना कि वीडियो देख के आनी है।